आम आदमी पार्टी की सरकार और एलजी एक बार फिर से आमने सामने। एलजी ने 1000 लो फ्लोर बसेस खरीदने के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। बीजेपी हमलावर है आम आदमी पार्टी की सरकार पर और कह रही है कि केजरीवाल के नाम का पर्याय और उनकी सरकार के नाम का पर्याय भ्रष्टाचार है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी बीजेपी और एलजी पर हमलावर है। उसका कहना है कि जब लो फ्लोर बसेस खरीदी ही नहीं गई तो आखिर जांच किस बात की जाएगी। साथ ही उन्होंने एलजी पर भी आरोप लगाया कि वो खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ऐसे में ये सारी कोशिशें उस मुद्दे से ध्यान भटकाने की। सबसे बड़ा टेंडर जिसमें सबसे बड़ा घोटाला, बस की कीमत 87 लाख रुपए, लेकिन उसकी एएमसी 4 गुना ज्यादा। बस की कीमत 870 करोड़ रुपए और एएमसी जो है वो 3500 करोड़ रुपए है। इस मामले के अंदर एक भी बस नहीं खरीदी गई, एक भी रुपए की पेमेंट नहीं की गई। इसके अंदर टेंडर प्रक्रिया के अंदर कोई इंक्वायरी हुई और सरकार ने कहा जब तक इंक्वायरी होगी टेंडर प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, हम एक बस नहीं खरीदेंगे। आप पूरी इंक्वायरी कर लो, मगर 2 साल से ज्यादा हो गया मुझे लगता है वो प्रोसीजर रुका हुआ है, एक बस नहीं खरीदी गई। और एलजी साहब सुबह उठते हैं कहते हैं इसके अंदर भ्रष्टाचार हो गया, इसकी सीबीआई की इंक्वायरी कर दो। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच संग्राम का नया मुद्दा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने 1000 लो फ्लोर सीएनजी बस खरीद मामले की जांच सीबीआई से कराने को मंजूरी दे दी। इस मामले में एक शिकायत उपराज्यपाल को जून महीने में मिली। उन्होंने जुलाई में मुख्य सचिव को इसकी जांच के आदेश दिए और अगस्त में मुख्य सचिव ने रिपोर्ट दी कि टेंडर प्रक्रिया में गंभीर विसंगतियां पाई गई। सीबीसी गाइडलाइंस और जनरल फाइनेंशियल रूल्स का घोर उल्लंघन हुआ है। जानबूझकर डीआईएमटीएस यानी डिम्स को कंसल्टेंट बनाया गया ताकि टेंडर प्रक्रिया में जो विसंगतियां हैं उन पर सही की मुहर लगवाई जा सके। इसी रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने इस मामले की भी जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया। लेकिन इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि बीते साल शिकायत होने के बाद बस खरीद की टेंडर प्रक्रिया रोक दी गई थी और कोई भी बस अभी तक खरीदी नहीं गई। ऐसे में ध्यान देने वाली बात है कि इस मामले में गंभीर अनियमितताओं की बात की गई है। अनियमितता भ्रष्टाचार हो भी सकती है या नहीं, लेकिन जब बस ही नहीं खरीदी गई तो भ्रष्टाचार किस तरह से सिद्ध होगा, ये बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर शराब नीति और क्लासरूम निर्माण मामलों के बाद अब बस खरीद मामला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जंग का नया मैदान है। शराब नीति मामले में भी उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की और इस मामले में भी। लेकिन शराब नीति मामले में मुख्य सचिव की रिपोर्ट में पैसे का जिक्र था। यह दावा किया गया था कि सरकारी खजाने को कितना नुकसान हुआ, लेकिन इस मामले में पैसे का जिक्र फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में यही देखना है कि सीबीआई किस तरह से यह साबित करेगी कि अगर कोई अनियमितता हुई तो उसके पीछे मकसद भ्रष्टाचार ही था। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। कपिल पंडित ने लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर मुंबई जाकर सलमान खान की रेकी की थी। यह वही शख्स है जिसे सिद्धू मूसेवाला मामले में गिरफ्तार किया गया है और वो आरोपी। इस मामले में सलमान खान ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता भी जाहिर की थी। लाइसेंस अप्लाई किया था जो उन्हें मिल भी गया था। यहां आपको बता दें कि उसने बताया कि इस दौरान उसके साथ सचिन बिश्नोई और संतोष यादव भी मौजूद थे। जो कि कपिल पंडित की इंटरोगेशन में आई बात है, बड़ी प्रिलिमिनरी बात है कि इन्होंने रेकी करी थी बॉम्बे जाके सलमान खान को टारगेट करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के डायरेक्शंस पे। और इनके साथ 2 लोग थे, एक सचिन बिश्नोई था, एक संतोष यादव था। तो इस बात को हम दूसरे अक्यूज, ये दोनों पकड़े जा चुके हैं, जैसे वो बिश्नोई डिटेन हो गया, तो उनको जब हम रिमांड में लेके आएंगे उनसे पूछताछ करेंगे। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के मामले में हरियाणा के हिसार में खाप पंचायत हुई। उनकी मांग थी कि सोनाली फोगाट की मौत के मामले में सीबीआई जांच कराई जाए और जब तक उनकी ये मांगे नहीं मानी जाएगी वो एक बार नहीं 10 बार दिल्ली का रुख करेंगे।
सोनाली फोगाट की मौत गोवा में हुई थी और उसकी जांच के सिलसिले में गोवा पुलिस हरियाणा भी आ चुकी है। नहीं, उम्मीद तो सरकार की तरफ से तो खत्म ही होती जा रही है। हरियाणा में बीजेपी है, गोवा में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है, तो कोई शंका तो कहीं है ही नहीं। इतनी देर में तो उन्होंने बोल देना चाहिए था भाई सीबीआई जांच शुरू हो गई तो हो गई। मतलब बड़ा दुख की बात है, बहुत दुख की बात है भाई। बीजेपी को ही 15 साल सोनाली जी ने दिए, 3 साल आदमपुर हल्के को दिए, और उसके बाद में हम लोग दर दर भटक रहे हैं सीबीआई जांच के लिए। मतलब बड़ी दुख की बात है ये। हम दिल्ली एक बार नहीं 10 बार जाएंगे सीबीआई जांच के लिए, हम चलते रहेंगे। सरकार अगर ये सोच रही है भाई ये इसको डिले कर दिया जाए तो ये लोग पीछे हट जाएंगे, ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग अब साथ देंगे तो अब उम्मीद है। महापंचायत से क्या उम्मीद है आपको कि आप लोग एक साथ एक कम्युनिटी के तौर पे प्रेशराइज करेंगे सरकार? हाँ, सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं आया, लेकिन सिक्योरिटी चाहिए मेरे को भी, मेरे परिवार वालों को। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा केरल के नैया टनकारा पहुंच चुकी। राहुल गांधी का कहना है कि जिस देश की युवाओं की जो आबादी है उसमें से 42% बेरोजगार है। ऐसे में जिस देश का युवा बेरोजगार है उस देश का भविष्य कैसे बेहतर हो सकता है। राहुल गांधी की यात्रा को जन समर्थन भी मिल रहा है और उनकी ये यात्रा कश्मीर में जाकर खत्म होगी। 3700 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी तय करेंगे। गुलाम नबी आजाद ने बारामूला में एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि जो लोग भी ये वादा कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 वापस लिया जा सकता है या उसे वो वापस करवाएंगे, वो लोगों को बरगला रहे हैं। बड़ी बेबाकी से उन्होंने ये बात कही, कहा यह मुमकिन नहीं है वर्तमान परिस्थितियों में। कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद अब बताया ये जा रहा है कि 10 दिनों में वो अपनी नई पार्टी के नाम का ऐलान करेंगे। गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर घाटी में अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत सीधी बात करते हुए की है। उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 370 को बीजेपी सरकार ने हटाया उसे वापस नहीं ला सकते। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में अपनी पहली रैली में आजाद ने घाटी के क्षेत्रीय दलों पर निशाना साधा और कहा कि वो लोगों को आर्टिकल 370 की वापसी के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। मैं लोगों को कहूंगा कि 370 खत्म करो, मुझे बोल दो, कहां से मैं नानी से लाऊंगा? 360, 50, 350 वोट का जिस पार्टी को मैंने छोड़ा वो 50 से ऊपर जाती नहीं, और मुझे चाहिए 370 के लिए राज्यसभा में कितने वोट? तकरीबन 250 वोट। मैं कहां से लाऊं? किसी पार्टी को राज्यसभा में 150 एमएलए एमपी लाने की हिम्मत? बताओ, अब मैं झूठ बोलता हूं, वो झूठ बोलता। गुलाम नबी आजाद किसी को गुमराह नहीं करता वोट लेने के लिए। मैं वोट लेने के लिए कोई ऊपर अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं कभी आपको गुमराह नहीं करूंगा। गुलाम नबी आजाद ने यहां बारामूला में धुआंधार तकरीर की, उन लोगों पे निशाना साधा जो धारा 370 की बहाली की बात कर रहे हैं। कहा ये ख्वाब दिखाने के बराबर है, ये लोगों को धोखा देने के बराबर है और वो ये धोखा लोगों को नहीं देंगे। उसने कहा अगर उनको इलेक्शन में इससे खसारा भी होगा, नुकसान भी होगा, वो उस नुकसान को सह लेंगे, लेकिन लोगों को झूठे वादों पे ये नहीं बताएंगे वो 370 को बहाल करेंगे। गुलाम नबी आजाद ने अगले 10 दिनों में अपनी पार्टी के घोषणा की बात कही है। उन्होंने कहा कि वो राजनीतिक शोषण के खिलाफ लड़ेंगे जिसकी वजह से 1 लाख लोगों की जान गई है। गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी का एजेंडा सबके सामने रखा है, जिसमें जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा, घाटी के लोगों के नौकरियों और जमीन की बात है। मैं वोट लेने के लिए कोई ऊपर अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं कभी आपको गुमराह नहीं करूंगा। गुमराह में हमारे 1 लाख के लोग गए, 50,000 बेवाएं मरी, 4 से 5 लाख बच्चे हमारे यतीम हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए। 370 वापस लाने के लिए
2/3 अक्सरियत लोकसभा में होनी चाहिए। बाहर वाला नौकरी न करे, उसके लिए पार्लियामेंट की जरूरत भी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती, कोई बाहर वाला नहीं करे। गुलाम नबी आजाद ने लोगों को जोड़ने के लिए जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए खुद के किए काम गिनाए, लेकिन जिस तरह उन्होंने आर्टिकल 370 पर सीधी बात की है, उस पर घाटी में उनके नए दल को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है, ये देखने वाली बात होगी। बारामूला से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती नहीं रहे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में उन्होंने आखिरी सांस ली। वो 99 साल के थे, लंबे वक्त से बीमार थे। उनकी मौत पर प्रधानमंत्री ने शोक जताया और एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया, द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। शोक के इस समय में उनके अनुयायियों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। राहुल गांधी ने भी उनके निधन पर ट्वीट किया, लिखा, पूज्यपाद ज्योतिषा पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी के ब्रह्मलीन होने का समाचार दुखद है। उन्होंने हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाया। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। पुणे में पिछले 5 से 7 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सड़कों के साथ साथ हर जगह पानी भरा है और बारिश की वजह से करीब 5 पेड़ भी जमींदोज हो गए। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि पानी को निकाला जाए, लेकिन लोगों की परेशानियां बारिश के पानी की वजह से कम नहीं हो रही।